दिल्ली इलेक्शन में किसी की सीटें ज्यादा आई तो किसी की सीटें कम आई, लेकिन सबसे बड़ा डेंट जो यहां पर पहुंचा है वो है इंडिया अलायंस की इमेज को। इंडिया अलायंस जो कि अपोजिशन पार्टीज ने यूनाइट होकर मोदी जी से लड़ने के लिए बनाया था, उसके परसेप्शन में एक बहुत बड़ी खराबी यहां पर आई है। एंड सवाल यह है इस टाइम पर कि क्या अब इसके बाद इंडिया अलायंस बचेगा या पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद हो जाएगा। जिस टाइम पर इंडिया अलायंस ने साथ में इलेक्शन लड़ा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले, लेकिन जब जब इंडिया अलायंस तितर बितर होकर के लड़ा है, हमेशा यहां पर देखा गया कि इसमें बीजेपी को एक बहुत बड़ा फायदा पहुंचा है। इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे एंड डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया अलायंस सबसे हाईएस्ट लेवल की एफर्ट थी यहां पर अपोजिशन पार्टीज की तरफ से जो करी गई थी। सारे अपने मतभेदों को छोड़ करके एक साथ आए थे, एक मंच पे आए थे, काफी सारी मीटिंग्स भी यहां पर करी गई थी। बकायदा 2024 का इलेक्शन इन्होंने यहां पर अंडरस्टैंडिंग बना करके लड़ा और हमने देखा कि किस तरीके से मोदी जी को 240 के आंकड़े पे रोकने का काम किया। मोदी जी और उनकी पार्टी इलेक्शन से पहले और ड्यूरिंग द इलेक्शन 400 पार के नारे के साथ लड़ रही थी, लेकिन इंडिया अलायंस की यूनिटी की वजह से 240 पर आकर के टिक गए यहां पर मोदी जी। इनफैक्ट अभी की भी अगर बात करी जाए तो मोदी जी की जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ऊपर बेस्ड है मोदी जी की सरकार। जिस दिन इन्होंने सपोर्ट खींच ली, उस दिन मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ इंडिया अलायंस के एक साथ आने से। इंडिया अलायंस की शुरुआत हुई थी साल 2023 में, जून के महीने में, जब 26 पार्टियां एक साथ आई थी और इन पार्टीज ने मिलकर के एक अलायंस फॉर्म किया था जिसका नाम था इंडिया अलायंस। इस अलायंस के फॉर्म होते ही जो सबसे ज्यादा बूस्ट मिला था वो किसी पार्टी को नहीं था, बल्कि इन सारी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को बूस्ट मिला था। इन सारी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को एक कॉन्फिडेंस यहां पर मिल चुका था 2024 के इलेक्शन से पहले। अब ये अलायंस जब फॉर्म हुआ था तो शुरुआत से इसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे, जैसे कि कुछ पार्टियों के मतभेद, और कुछ पार्टियां ऐसी थी जिनके बहुत ज्यादा बड़े मतभेद थे यहाँ पे, जैसे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। वही चीज सेम यहां पर देखने को भी मिली दिल्ली के इलेक्शन में, लेकिन फिर भी इन सब लोगों ने मिलकर के एक अंडरस्टैंडिंग बनाई और 2024 के इलेक्शन को, जनरल इलेक्शन को एक साथ लड़ने का काम किया। अब ये बात अलग है कि इस इलेक्शन से जस्ट पहले आरएलडी ने यहां पर ऑप्ट आउट कर लिया था इंडिया अलायंस से, और वहां पर आरएलडी का उस टाइम पर भी ये कहना था कि सीट शेयरिंग से वो लोग खुश नहीं है। अब सीट शेयरिंग से खुश नहीं थे या फिर मोदी जी से पहले से अंडरस्टैंडिंग बन गई थी, ये तो वो लोग ही जाने। लेकिन इसके अलावा जितनी भी पार्टीज यहां पर लड़ रही थी, जितने भी मतभेद यहां पर थे, उनको रिजॉल्व करके सही तरीके से इलेक्शन लड़ा गया और सही स्ट्रैटेजी के साथ भी इलेक्शन लड़ा गया। इन सारी पार्टियों के एक साथ आने से एक और चीज ऐसी है जो कि बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिली, वो थी नैरेटिव एक तरीके से सेट किया गया। अगर बोला जा रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया जाएगा एक पार्टी के द्वारा, तो सारी पार्टीज उसी बात को यहां पर दोहरा रही थी और इस चीज का बीजेपी के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा था। मोदी जी को खुद निकल कर इस चीज के ऊपर आंसर करना पड़ रहा था कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। इसके अलावा आईटी सेल जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक इलेक्शन के अंदर, सब कुछ वही नहीं होता लेकिन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बीजेपी का आईटी सेल सबसे बड़ा माना जाता है यहां पर। बाकी सारी पार्टीज के जो आईटी सेल है वो अपने आप में मजबूत हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी को कई बार टक्कर वो लोग नहीं दे पाते। ऐसे में जब इंडिया अलायंस बना था तो उस टाइम पर सारी पार्टीज के आईटी सेल एक सुर में मिलकर के एक नैरेटिव के ऊपर काम कर रहे थे, और वो भी चीज बीजेपी के ऊपर काफी भारी पड़ रही थी। अब 2024 के इलेक्शन तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा, मोदी जी को यहां पर रोकने का भी काम किया गया। इनफैक्ट इनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ही यहां पर यह था कि बीजेपी को और मोदी जी की पॉलिटिक्स को खत्म करने का या फिर रोकने का काम किया जाए। लेकिन 2024 के इलेक्शन के तुरंत बाद से ये इंडिया अलायंस का एकदम से डाउनफॉल होना यहां पर शुरू हो गया। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद 5 स्टेट्स के अंदर इलेक्शन हुए। अगर मैं आपको बताऊं तो हरियाणा में इलेक्शन हुआ, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ, महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, झारखंड में इलेक्शन हुआ और अभी रिसेंटली दिल्ली में इलेक्शन हुआ। इन पांचों इलेक्शन की अगर बात करी जाए तो 3 स्टेट्स के अंदर ये इंडिया अलायंस की बहुत बड़ी हार हुई है। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि कुछ जगहों पर अलायंस बना ही नहीं था, जैसे कि हरियाणा हो या फिर दिल्ली हो, यहां पर अलायंस बना ही नहीं। लेकिन ये भी इंडिया अलायंस का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि अगर सीट शेयरिंग नहीं हुई और अलायंस के 2 पार्टी साथ में इलेक्शन नहीं लड़ी, तो ये भी डेफिनेटली अलायंस का ही एक बहुत बड़ा फेलियर है। हाँ, 2 स्टेट्स में यहां पर जीत भी हुई, जैसे कि जम्मू कश्मीर और झारखंड। इन दोनों स्टेट्स में इंडिया अलायंस साथ में लड़ रहा था एंड मोदी जी ने खुद इन दोनों स्टेट्स के अंदर फुल ऑन कैंपेन किया, लेकिन मोदी जी को वहां पर कैंपेन का कोई भी एक बेनिफिट देखने को नहीं मिला। मोदी जी को एक बहुत बड़ा लॉस झेलने को मिला इंडिया अलायंस के सामने। अभी तक की बॉटम लाइन इससे यहां पर यह बनती है कि साथ में इलेक्शन लड़ने से डेफिनेटली मोदी जी को नुकसान होता है, और अलग अलग इलेक्शन जब ये लोग लड़ रहे हैं तो मोदी जी को उससे बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। चाहे मोदी जी के पास इलेक्शन में बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, कैंपेन उनका कितना भी हल्का है, लेकिन फिर भी मोदी जी यहां पर इलेक्शन को जीत के लेकर जा रहे हैं। अब इंडिया अलायंस सारे अपोजिशन पार्टीज की हाईएस्ट एफर्ट थी, लेकिन ये हाईएस्ट एफर्ट थी हमारे देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए भी। और अब जब ये इंडिया अलायंस तितर बितर होता हुआ नजर आ रहा है
तो इससे आने वाले टाइम में डेमोक्रेसी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, इसके बारे में भी चर्चा एक बार कर लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, 2024 के इलेक्शन से पहले डेमोक्रेसी को किस तरीके से खत्म किया जा रहा था, मोदी जी एजेंसीज को किस तरीके से यूज कर रहे थे, ये हमने और आपने अच्छे तरीके से देखा है। चाहे वो किसी भी स्टेट के सीएम को जेल में डालना हो, या फिर बड़े बड़े नेताओं को फालतू की चीजों में फंसाना हो, या फिर किसी पार्टी को तोड़ना हो, इलेक्शन कमीशन तक को भी मोदी जी ने पूरी तरीके से यहां पर अपना पपेट बना लिया। और अगर यही सब चीजें देखने को मिलती रही, इंडिया अलायंस इसी तरीके से तितर बितर रहा, तो आने वाले टाइम में डेमोक्रेसी को और भी ज्यादा खतरा होगा। मोदी जी समझ जाएंगे इस बात को कि ये लोग साथ में तो कभी लड़ने वाले हैं नहीं, और इसका फायदा उठा करके मोदी जी एजेंसीज को और भी ज्यादा एक्सप्लॉइट करने का काम करेंगे, और भी लीडर्स को जेल में डाला जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे लीडर्स को भी यहां पर जेल में डाल दें मोदी जी, सिर्फ क्योंकि उनके पास एब्सोल्यूट पावर आ चुकी होगी। इंडिया अलायंस का एक पर्पस तो ये था कि उनको मोदी जी को रोकना है, लेकिन एक और पर्पस ये भी था कि जनता की आवाज, जो अलग अलग जगहें हैं, अलग अलग रीजन्स हैं, उनकी आवाज को यूनाइट करके पार्लियामेंट तक पहुंचाने का ये भी एक बहुत बड़ा पर्पस था। अब अगर इंडिया अलायंस तितर बितर हो जाएगा तो डेफिनेटली ये आवाज यूनाइटेडली पार्लियामेंट के अंदर नहीं पहुंचेगी, और उससे भी डेमोक्रेसी को एक बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचेगा। इनफैक्ट इसी के साथ बात करना चाहता हूं कि मोदी जी के लिए कितना ज्यादा इजी हो जाएगी सारी चीजें, जहां पर मोदी जी इस टाइम पर इलेक्शन में फिर भी थोड़ी बहुत कैंपेनिंग करते हैं, जाते हैं, अलग अलग भाषण देते हैं, इलेक्शन के लिए अलग से स्कीम्स बनाई जाती है, इलेक्शन से जस्ट पहले जनता के लिए काम किया जाता है, कहीं पर मकान बांटे जाते हैं, कहीं पर दुकान बांटी जाती है, कहीं पर कच्छे और कहीं पर बनियान बांटे जाते हैं। वो मोदी जी पूरी तरीके से बेफिक्र हो जाएंगे अगर इंडिया अलायंस तितर बितर हो गया तो। मोदी जी को लगेगा कि हमारे सामने कोई खड़ा तो है नहीं इलेक्शन लड़ने के लिए, किसी भी स्टेट में ये लोग इलेक्शन लड़ने जाएंगे और वहां पर अपोजिशन पूरी तरीके से तितर बितर हुआ पड़ा होगा, और वो मोदी जी के लिए और ज्यादा इजी कर देगा वहां पर इलेक्शन जीतना। इन शॉर्ट, मोदी जी के पास और ज्यादा स्टेट्स आती जाएंगी, और मोदी जी लोकसभा राज्यसभा में और ज्यादा यहां पर मजबूत होते चले जाएंगे। इनफैक्ट अगर इंडिया अलायंस तितर बितर होता है तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा आने वाले टाइम में इंडिया का, जहां पर इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, सेक्युलर कंट्री है एक इंडिया, अलग अलग धर्म के यहां पर लोग रहते हैं। अगर मोदी जी के पास, बीजेपी के पास एब्सोल्यूट पावर आ जाएगी, एब्सोल्यूटिज्म आ जाएगा यहां पर इनके पास, तो ये डाइवर्सिटी जो आप देखते हो, अलग अलग धर्म के लोग जिस तरीके से इजीली हमारे देश में रह पाते हैं, खैर अब तो अलग अलग धर्म के लोगों को प्रॉब्लम भी होने लग गई, कई धर्म के लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा टारगेट और टॉर्चर भी करा जाता है, लेकिन ये सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होती चली जाएगी अगर इंडिया अलायंस ने इसी तरीके से अपनी ईगो वॉर चालू रखी तो। एंड जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, जब इंडिया अलायंस फॉर्म हुआ था तो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला था सारे के सारे कार्यकर्ताओं को, सारे के सारे आईटी सेल के लोगों को। लेकिन अगर यही इंडिया अलायंस अलग अलग हो जाएगा तो इन कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस भी पूरी तरीके से खत्म होने लग जाएगा, चाहे वो धीरे धीरे हो, चाहे वो एकदम से हो, लेकिन कार्यकर्ताओं के ऊपर भी एक बहुत तगड़ा इंपैक्ट यहां पर पड़ेगा। इन शॉर्ट, ग्राउंड लेवल पर इन लोगों की पॉलिटिक्स जो है वो अपने आप धीरे धीरे करके खत्म होना शुरू हो जाएगी। एक तरफ मोदी जी इनके लीडर्स को जेल में डालेंगे, दूसरी तरफ इनके कार्यकर्ता अपने आप डिमोरलाइज होंगे। इस सारे सिचुएशन को आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरीके से अलग अलग लेवल पे टारगेट किया जाएगा यहां पर बीजेपी के द्वारा। अब पास्ट में जो 5 इलेक्शंस गए वहां तो इंडिया अलायंस पूरी तरीके से फेल होता हुआ मुझे नजर आ रहा है मेरी ओपिनियन में, लेकिन अगर इंडिया अलायंस अपने आप को ठीक करना चाहता है तो आने वाले टाइम में कुछ बहुत बड़े चैलेंजेस हैं उनके सामने। अगर उन्होंने उसके ऊपर काम कर लिया, अंडरस्टैंडिंग वहां पर इंडिया अलायंस ने अपने आप में बना ली, तो डेफिनेटली इंडिया अलायंस अगले इलेक्शंस में फिर से यहां पर बीजेपी को एक टक्कर दे सकता है। कौन से बड़े चैलेंजेस हैं? सबसे पहला बड़ा चैलेंज यहां पर है बिहार का चुनाव। बिहार के चुनाव में इंडिया अलायंस की एक ट्यूनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो यहां पर भी मोदी जी को एक बहुत तगड़ा बेनिफिट मिलेगा। इनफैक्ट इस बार तो मोदी जी इस चक्कर में है कि किसी तरीके से नीतीश कुमार को भी साइड करके और बिहार में भी बीजेपी को फुल फ्लेजेडली सेटल कर लिया जाए। अगर ऐसा होता है तो मोदी जी को बहुत बड़ा एडवांटेज यहां पर मिलेगा। इसके अगला एक और बहुत बड़ा चैलेंज यहां पर आएगा बंगाल के इलेक्शंस में, जहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में एक टक्कर थी। उसके अलावा कांग्रेस और टीएमसी के बीच में भी रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं है। चाहे इंडिया अलायंस की मीटिंग्स के टाइम पर इनकी बहुत सारी फोटोज और वीडियोज सामने आई हो ममता बनर्जी के साथ, लेकिन फिर भी कांग्रेस और टीएमसी के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है। और अगर इन्होंने वहां पर मिलकर के चुनाव नहीं लड़ा तो वहां पर भी बीजेपी को एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मेरे हिसाब से अगर बंगाल के चुनाव में इंडिया अलायंस एक अपनी ट्यूनिंग बना लेता है तो ये जो जितना नुकसान हुआ इंडिया अलायंस की इमेज को, वो एक बहुत बेटर सिचुएशन में ये लोग आ जाएंगे अपने आप में। लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज मेरे हिसाब से, और सबसे बड़ा चैलेंज यहां पर होने वाला है यूपी के असेंबली इलेक्शंस, जहां पर समाजवादी पार्टी इस टाइम पर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है क्योंकि उनके 37 एमपीज हैं। लेकिन जिस टाइम पर असेंबली इलेक्शंस होंगे उस टाइम पर सीट शेयरिंग क्या होगी,
क्या सीट शेयरिंग सही तरीके से होगी या नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो ये लोग अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर ये लोग अलग अलग लड़े तो वहां पर भी मोदी जी को एक बहुत बड़ा फायदा होगा। और यूपी एक ऐसा स्टेट है कि अगर वहां पर इंडिया अलायंस साथ में नहीं लड़ा तो अगला जनरल इलेक्शन भी इंडिया अलायंस साथ में नहीं लड़ने वाला डेफिनेटली। दिल्ली इलेक्शन के बाद एक बात आप अच्छी तरीके से समझ लो कि अरविंद केजरीवाल के हारने के बाद अरविंद केजरीवाल बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहने वाले इंडिया अलायंस के साथ, एंड कांग्रेस भी मुझे इस बहुत ज्यादा मूड में लग नहीं रही। अब ये दोनों पार्टी अपनी ईगो वॉर में इस टाइम चल रही हैं और इसकी वजह से पूरे अपोजिशन का यहां पर नुकसान हो रहा है। लेकिन इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि बहुत सारी इंडिया अलायंस की पार्टीज ऐसी हैं जो कि इस टाइम पर दिल्ली के इलेक्शन में आई थी और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करने का काम किया था। जैसे कि समाजवादी पार्टी यहां पर अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में आई थी, उसके अलावा टीएमसी अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में थी, इसके साथ शिवसेना जो कि रिसेंटली कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में चुनाव लड़ी थी वो भी आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में यहां पर थी। और ये चीज क्लियरली हमारे को ये दिखाती है कि यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में टसल नहीं थी, बल्कि पूरे इंडिया अलायंस के बीच में एक भूचाल लिटरली आया हुआ था। यहां पर पूरा का पूरा अलायंस साथ में लड़ रहा था और एक तरफ कांग्रेस अकेले लड़ रही थी, एंड बीच में से मोदी जी रोटी निकाल करके ले गए। अब इस इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यहां पर पता है क्या थी? इसकी स्ट्रेंथ थी रीजनल डाइवर्सिटी। मतलब एक बहुत बड़ी मेन पार्टी, उसके साथ बहुत सारी रीजनल पार्टीज भी उसके साथ अपनी सारी ताकत को झोंकने का काम कर रहे हैं। यानी कि एक मैसेज, क्लियर मैसेज, और सारे रीजन्स में भी जा रहे हैं और मेन पार्टी भी उसी मैसेज को यहां पर बार बार दोहरा रही है। लेकिन ये सारी की सारी स्ट्रेंथ तब खत्म होने लग गई जब इनके पर्सनल एम्बिशन सामने आने लग गए। इनफैक्ट ये जो पुरानी दुश्मनियां थी जिसको इन्होंने उस टाइम पर अंडरस्टैंडिंग बनाई थी जिसके ऊपर, वो सारी की सारी पुरानी दुश्मनियां एकदम से निकलकर सामने आने लग गई। जैसे कि दिल्ली इलेक्शन में भी हमने देखा, हरियाणा इलेक्शन में हमने देखा यहां पर, एंड इसी सब रीजन की वजह से सारा का सारा खेल भी खराब हो गया। अब डेफिनेटली दिल्ली चुनाव के बाद इंडिया अलायंस की इमेज को एक बहुत करारा झटका तो लगा ही। इनफैक्ट पूरी तरीके से इनकी पोल पट्टी खुल चुकी है और मोदी जी हो सकता है आने वाले टाइम में इनको और बुरी तरीके से इनकी पोल पट्टी खोले या फिर इनको एक्सपोज करने का काम करे। लेकिन इनके पास अभी भी एक मौका है अपनी अंडरस्टैंडिंग को बनाने का। इनफैक्ट यहां पर मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी अपने सारे मतभेदों को छोड़ देगी, कांग्रेस पार्टी और भी रीजनल पार्टी से अपने मतभेदों को छोड़ेगी और वो पार्टीज भी एक कदम बढ़ाएंगे आगे, तो मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस वापस इस टाइम पर रिवाइव हो सकता है। वरना इंडिया अलायंस से ज्यादा कुछ उम्मीद मैं यहां पर रख नहीं सकता हूं। मेरे हिसाब से एक अलायंस का नाम सिर्फ इंडिया रखने से सब कुछ नहीं हो जाता। ऐसा नहीं हो जाता कि आपने इंडिया अलायंस यहां पर नाम रख लिया है तो आप बस अब सारे इलेक्शन धड़ाधड़ जीतते चले जाओगे। आपको काम करना पड़ता है अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, और जहां पर आपको लड़ना है नरेंद्र मोदी के साथ, और जो अलायंस ही इसलिए बना था कि मोदी जी के साथ हमारे को लड़ना है, मोदी जी की पॉलिटिक्स को रोकना है, इस कट्टर पॉलिटिक्स को रोकने का काम करना है। वहां पर बीच बीच में अपने एम्बिशंस को चेंज कर देना, कभी आम आदमी पार्टी को हम हराएंगे, कभी कांग्रेस पार्टी को हम सबक सिखाएंगे। इस तरीके के छोटे मोटे फाइट से ये अपने बड़ी फाइट को खराब करने का काम कर रहे हैं। और अगर आगे ये सब चलता रहा तो मुझे लगता है अगले 20-25 साल भी बीजेपी कहीं पर भी नहीं जाने वाली। अपोजिशन के पास एक ही रास्ता है इस टाइम पर मोदी जी और उनकी पॉलिटिक्स को रोकने का, वो है यूनिटी। मोदी जी ने कहा था कि एक है तो सेफ है, और मुझे लगता है वो चीज सबसे ज्यादा सूट होती है इस टाइम पर इंडिया अलायंस के सारे नेताओं के ऊपर। अगर ये लोग अलग अलग होकर इलेक्शन लड़ेंगे तो ये लोग तो सारे के सारे जेल में जाएंगे, बल्कि हमारी डेमोक्रेसी वो अपने आप में पूरी खत्म हो जाएगी यहां पर। अब सोचना इन लोगों को है, ईगो वॉर ज्यादा जरूरी है या फिर देश ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट इनसे भी ज्यादा आप लोगों को सोचना है जो कि इनको वोट करके आते हैं या फिर इन अलग अलग नेताओं को सपोर्ट करते हैं। क्या आपके लिए देश ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ये अलग अलग पार्टीज इंपॉर्टेंट है? अगर देश ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इन पार्टीज को क्रिटिसाइज करो, इनके तितर बितर होने पर क्रिटिसाइज करो, नहीं तो हमारे देश का इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा, हमारे संविधान का इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपका क्या सोचना है इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अपनी भड़ास को जरूर निकालना। साथ ही अगर आप चाहते हो कि वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे कि अगली वीडियो आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के।